नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक नंबर 10 रहेगा, जो कि एचटेट और जेबीटी स्क्रीनिंग के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले जितने भी टॉपिक हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, और जिस भी बच्चे को ईवीएस के नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं तो नोट्स ले सकते हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका है टॉपिक का नाम है हमारा जल प्रदूषण। इससे पहले हम वायु प्रदूषण कर चुके हैं। देखिए, जल प्रदूषण कब होता है? देखिए, जो भी जल है उसमें कोई भी पदार्थ मिले, वो रासायनिक प्रक्रिया हो या कार्बनिक हो या जैविक हो या अकार्बनिक हो, गैसीय, द्रव, ठोस, कोई भी अवस्था में कोई भी पदार्थ जल को दूषित करे, जल के अंतर्गत मिलकर, वह क्या कहलाएगा? जल प्रदूषण कहलाएगा। ठीक है। डेफिनेशन आपसे पूछेगा नहीं, मैं कम से कम लिखूंगा जिससे कि आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आप अपने शब्दों में नोट्स के अंतर्गत लिख सकते हो कि जल के अंतर्गत अवांछनीय पदार्थ मिलना, गैसीय अवस्था में, द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था में, जो जल को प्रदूषित करें, वह क्या कहलाएगा? जल प्रदूषण कहलाएगा या वाटर पॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है भाई। अब कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हूँ जल के बारे में। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है ना, उस पर लगभग 71% भाग किसका है? जल का है। तो टोटल पृथ्वी पर, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं मैं, टोटल हमारी पृथ्वी पर, अर्थ पर वाटर कितना बताया मैंने? वाटर है 71%। ठीक है। टोटल हमारी अर्थ पर जल कितना है? 71% है। जो ये 71% है, देखिए कितना परसेंट है? 71%। जो ये 70% है, इस 70% का 97% जल तो किसके अंतर्गत है? समुद्र हो गए, महासागर हो गए, इनके अंतर्गत है। तो समुद्रों में है। 71% का जल, 97% हिस्सा तो किसके अंतर्गत चला जाता है? समुद्रों के अंतर्गत चला जाता है। और आप सभी को पता है समुद्रों का पानी कैसा होता है? खारा होता है। ये पानी तो पीने योग्य होता ही नहीं। ठीक है। ये पानी तो कैसा होता है? खारा होता है। और लगभग ये मान के चलिए 2.997% जो हिस्सा है, ये किसका होता है? जैसे कि बर्फ हो गई, ग्लेशियर हो गई, इस हिस्से का क्या है? ये इसके अंतर्गत पानी है हमारी पृथ्वी पर। तो इसका कितने प्रतिशत? जैसे कि ग्लेशियर हो गए, बर्फ हो गई, हिम हो गए, तो इसका लगभग 2.97% क्या है? इसके अंतर्गत पाया जाता है। और ये भी पानी के पीने के योग्य नहीं है। ठीक है। तो बाकी जो हिस्सा हमारा बच गया, कितना हिस्सा? 0.003%। ये जो हिस्सा जमीन पर या पृथ्वी पर मिलता है, यही हिस्सा बस हमारे क्या है? पानी पीने के योग्य है। ये क्या है? ये पानी हमारे पीने के योग्य है भाई। ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कितना कम प्रतिशत, 0.003। बस इतना प्रतिशत ही हिस्सा हमारे पीने के योग्य है, जिसको हम जमीन के थ्रू निकालते हैं। ठीक है। नदियों के थ्रू या किसी भी रूप में हम क्या है? प्राप्त करते हैं, जो हम पी सकते हैं। बस वो इतना ही हिस्सा हमारे पीने के योग्य है। ठीक है। समझ में आया? ये थोड़ा आंकड़े थे, ये आप सभी को समझ में आएंगे। मैंने क्या बताया? पूरी पृथ्वी पर 71% हिस्सा पानी का पाया जाता है। ठीक है। उस 71% में से 71 को हम 100 मान लेते हैं, तो उसमें से 97% जो हिस्सा है वो तो समुद्र के अंतर्गत ही क्या है? समुद्र और महासागरों में पाया जाता है। और समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है, और उसको हम पीने योग्य ले नहीं सकते। फिर हमारी पृथ्वी पर बर्फ के आधार में, ग्लेशियर के आधार में, हिम के आधार में, इन चीज़ों के रूप में क्या है? आप देखने को मिलता है। वो हिस्सा भी लगभग 3% के करीब क्या है? ले लेता है। जो बचा हुआ उसमें से जो हिस्सा बचता है 0.003, वही हम क्या है? पीने योग्य क्या है? पानी पाया जाता है। और उसी को हम क्या है? पीते हैं। किसी भी प्रकार से, नदियों से छानकर या डगियों से, किसी भी प्रकार से आप मान लीजिए, बस इतना हिस्सा पीने योग्य पाया जाता है। ठीक है। तो ये कुछ आंकड़े थे। चलते हैं आगे।
अब देखिए, जल प्रदूषण जो है उसको दो स्रोतों के आधार पर बांटा जाता है, दो भागों पर बांटा जाता है। दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो हो गया जिसको हम बोलते हैं, और नंबर 2, पहला हिस्सा क्या हो गया? बिंदु स्रोत के आधार पर, बिंदु स्रोत के आधार पर। और दूसरा क्या हो गया? अबिंदु स्रोत के आधार पर, अबिंदु स्रोत के आधार पर। अब आप पूछोगे सर बिंदु स्रोत क्या है और अबिंदु स्रोत क्या है? देखिए सिंपल है। बिंदु स्रोत वो होता है जिसके अंतर्गत जो दूषित जल है ना, जो खराब जल है, जो दूषित जल है वो डायरेक्ट पानी के अंतर्गत मिल जाता है। वो किसके अंतर्गत आएंगे? बिंदु स्रोत के अंतर्गत आएंगे। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात बताना चाहूँ, जैसे कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री से जो दूषित जल है वो डायरेक्ट क्या है, नदी या झीलों में मिल जाना, वो डायरेक्ट उसको क्या है, प्रभावित करता है। वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? बिंदु स्रोत के आधार पर आ जाएगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से जो जो सीधे किसी को प्रभावित करते हैं, जो सीधे एक प्रकार से नदियों में जाते हैं, या जो सीधे अच्छे पानी को खराब करने का कार्य करते हैं, वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? वो बिंदु स्रोत के आधार पर आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि तालाब हो गया, नदियां हो गया, इनको डायरेक्ट प्रदूषित करना। अब बात आती है अबिंदु स्रोत के आधार पर। देखिए मैं लिख कम रहा हूं, आप वीडियो रोककर जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, अबिंदु स्रोत के आधार का मतलब क्या है? जिसके क्या है, डायरेक्ट ना मिलकर एक समूह का पता ना चले और अलग अलग जगह से वो कलेक्ट हो। अलग अलग कहने का मतलब क्या है? जैसे कि खेती से बहाव का आया गया पानी, ठीक है, किसी के घर से निकला हुआ पानी, ठीक है, जैसे कि धोबी कपड़े धोता है उससे निकला पानी, तो डायरेक्ट क्या है, प्रदूषित ना होकर अलग अलग भाव से जाकर क्या है होता है, वो किसके अंतर्गत आएगा? अबिंदु स्रोत। ठीक है, और बिंदु के अंतर्गत जो डायरेक्ट, जो फैक्ट्री का पानी है वो डायरेक्ट भाई उसके ऊपर नदी, उसके साइड में नदी थी, डायरेक्ट उसमें बहाव कर दिया, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हमने कितने भागों में बांटने का कार्य किया? दो भागों में इसको क्या हमने बांटने का कार्य किया। अब आगे चलते हैं। अब आता है जल प्रदूषण के प्रकार, या जल को हम अलग अलग प्रकार से क्या है, मापने का कार्य करते हैं, या अलग अलग हमने भागों में इसको बांटा हुआ है। किस किस भागों में बांटा हुआ है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे डीओ। डीओ डीओ का मतलब क्या है? डिजोल्व ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब घुली हुई ऑक्सीजन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? घुली हुई ऑक्सीजन। क्या होता है ये? ध्यान से सुनना। देखिए, जल के अंतर्गत घुली हुई ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है उसको दर्शाने का क्या है, ये कार्य करता है। मैंने क्या बताया? जो पानी है, जल है, जल में क्या करता है? घुली हुई जो ऑक्सीजन है, घुली हुई ऑक्सीजन को दर्शाने का कार्य करता है, दर्शाने का कार्य करता है। ठीक है भाई, तो जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन है, देखो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है क्योंकि जो जल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो जल के द्वारा ही तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले पाते हैं। ठीक है, तो जो उसके अंतर्गत क्या है, तो एक सिंपल सी बात समझो आप, अगर जो जल में रहने वाले हैं वो जल से ही ऑक्सीजन लेते हैं, तो जितनी जल की डीओ, जल के अंतर्गत डीओ की मात्रा अधिक होगी उतना ही जल अच्छा होगा, उतना ही जल क्या है, अच्छा होगा। तो आप ये लिख सकते हो कि जल के अंतर्गत घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा का अधिक होना मतलब क्या कहलाता है, उसका अर्थ है कि उतना ही जल क्या है, अच्छा है। समझ गए? ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा का अर्थ क्या है, कि जल की जो गुणवत्ता है वो अच्छी है। ये लिख सकते हो आप। अब मैं कुछ और फैक्ट भी बता देता हूं। देखिए, 8 मिलीग्राम 8 मिलीग्राम
8 मिलीग्राम DOE से कम जो जल होगा वो क्या माना जाता है, वह दूषित माना जाता है। कहने का मतलब क्या है कि पानी के अंतर्गत अगर DO की घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा 8 मिलीग्राम से कम है तो मान के चलिए वह जो पानी है वह कैसा है, वह दूषित पानी है। और 4 मिलीग्राम से कम DOV है तो उसका मतलब क्या है कि जो पानी है ना वो बहुत ज़्यादा मात्रा में या अधिक प्रदूषण है या बहुत अधिक प्रदूषित है, वह पानी क्या है, अत्यधिक या ज़्यादा खराब है, ज़्यादा खराब है या प्रदूषित है, ठीक है, या प्रदूषित है। तो इस प्रकार से ये फैक्ट भी क्या आप जान सकते हैं। क्लियर? तो मैं मान के चलता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नंबर 2 पर आता है BOD। इसको बोलते हैं हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैविक। तो देखिए इसके बारे में भी हम क्या है बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे और ऐसे बताएंगे कि आपको समझ में आए। देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है। देखिए इसमें क्या होता है, जो पानी के अंतर्गत जो भी कार्बनिक होते हैं वो कचरे को विघटित करने का क्या है, कार्य करते हैं। कहने का मतलब क्या है, BOD का क्या मतलब क्या होता है कि ये उस ऑक्सीजन को मापता है जिसमें जीवाणु जैसे कि सूक्ष्म जीव के रूप में हो गया, उन सभी को क्या करता है, ये विघटित करता है। जैसे कि जलमल के रूप में हो गया, मृत पादप पत्तियां हो गई, घास की पत्तियां हो गई, तो इन सभी का क्या करता है, ये विघटन करता है। और विघटन करके जो जैविक ऑक्सीजन का क्या है, यह मापने का कार्य करता है। इसके अंतर्गत अगर मैं बात बताना चाहूँ तो एक सिंपल भाषा में आप ये समझिए। देखिए इसके अंतर्गत क्या करता है, ये विघटन का कार्य करता है, सूक्ष्म जीवों को विघटन का कार्य करता है। देख के चलिए एक एग्जाम्पल समझिए। देखो जल है, जल के अंतर्गत क्या है, ज़्यादा मात्रा में सूक्ष्म जीव है, जैसे कि जीवाणु वगैरह ज़्यादा है। मान के चलिए ये हमारा जल है। जल के अंतर्गत अगर जीवाणु है या सूक्ष्म जीव हैं, तो जीवाणु या सूक्ष्म जीव हैं तो इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। अगर इनकी मात्रा ज़्यादा होगी, जल के अंतर्गत इनकी मात्रा ज़्यादा होगी तो इनको क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अगर इनकी मात्रा ज़्यादा होगी तो एक सिंपल सी बात है, तो इनको उसके अंतर्गत ऑक्सीजन की मांग ज़्यादा होगी, क्योंकि जीवाणु उसके अंतर्गत होंगे तो जो जल में रहने वाले हैं सूक्ष्मजीवों की मात्रा बढ़ जाएगी, और सूक्ष्मजीवों की मात्रा बढ़ जाएगी तो उनको ऑक्सीजन की भी मात्रा क्या है, जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। उनको ऑक्सीजन की मात्रा भी तो ज़्यादा पड़ेगी। अगर ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत जो BOD स्तर है वो बढ़ जाएगा, और BOD स्तर बढ़ जाएगा तो उसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, जो उसके अंतर्गत घुली हुई ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी। क्योंकि कम हो जाएगी क्योंकि इसके अंतर्गत ज़्यादा मात्रा बढ़ गई है और DO की मात्रा कम हो जाएगी, तो जो उसके अंतर्गत रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो उनके लिए क्या है, हानिकारक हो जाता है, और इस प्रकार से ये कार्य करता है। समझ में आया? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो एक सिंपल सी बात है, जब कभी भी मैं ये भी लिख सकता हूँ, जब कभी भी BOD की मात्रा इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है, DO की मात्रा डिक्रीज हो जाएगी। समझ गए? तो BOD की मात्रा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्या बताया, ये जितने भी सूक्ष्म जीव वगैरह हैं या जितने भी मौजूद कार्बनिक हैं, कार्बनिक कितने कचरे किसको क्या करता है, ये विघटित करता है, और उसके अंदर क्या होगा, BOD की मात्रा बढ़ जाती है। अगर BOD की मात्रा बढ़ेगी तो BOD का मतलब क्या है, उसके अंतर्गत पानी के अंतर्गत सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया वगैरह क्या है, उनकी मात्रा ज़्यादा हो गई। अगर उनकी मात्रा ज़्यादा होगी तो वो जो पानी के अंतर्गत घुली हुई ऑक्सीजन है उसका ज़्यादा सेवन करेंगे। तो एक सिंपल सी बात है, ज़्यादा सेवन करेंगे तो जो DO की मात्रा वो क्या कम हो जाती है। अगर DOE की मात्रा कम हो जाती है तो वह पानी में रहने वालों को नुकसान करती है, और इस प्रकार से क्या है, ये भी प्रदूषित होने का या इसको काम करता है। समझ में आया?
क्लियर। अब देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को, इसका मान हम ppm से मापते हैं। किससे मापते हैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ, मापना किससे मापते हैं, ppm। तो इसको हम किससे मापते हैं, ppm मापते हैं। अच्छा जल कब माना जाता है, जब बीओडी की मात्रा 5 ppm से कम हो, ये क्या कहलाएगा, अच्छा जल कहलाएगा। ठीक है, तो बीओडी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 5 ppm से कम होगी तो वह क्या कहलाएगा, अच्छा जल कहलाएगा। समझ में आया, क्लियर भाई। मैं फिर बता देता हूँ बीओडी क्या होता है। बीडी सिंपल भाषा में बात बताना चाहूँ कि बीओडी का उपयोग ना हम जल प्रदूषण की मात्रा को मापने के लिए करते हैं। क्या है उसको, समझ गए तो डायरेक्ट आप समझ सकते हैं। या फिर ये भी बोल सकता हूँ कि सूक्ष्म जीवों द्वारा जो कार्बनिक पदार्थों को हम विघटित करने के लिए जो उसका माप करते हैं ऑक्सीजन का, वो क्या कहलाता है, बीओडी कहलाता है। ये किसके द्वारा, ये जैविक के द्वारा। और इससे अगला आता है सीओडी, वो किसके द्वारा हो जाएगा, वो रासायनिक के द्वारा हो जाएगा। ये सीओडी किसके द्वारा हो जाएगा, रासायनिक ऑक्सीजन की मांग के द्वारा। ठीक है, मतलब कि केमिकल ऑक्सीजन के द्वारा, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी किसके द्वारा था, जैविक के द्वारा या बायोलॉजिकल के द्वारा, ये केमिकल के द्वारा। ठीक है भाई, तो आसान भाषा में इसको भी समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, अगर आप जानना चाहो तो इसमें ना कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों घटकों का क्या करता है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीकरण करके या उसको रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा करके, तो जो भी घुलित ऑक्सीजन होती है उसको मापने का कार्य करता है। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, कार्बनिक और अकार्बनिक कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है, इन दोनों घटकों के ऑक्सीकरण करके घुलित ऑक्सीजन को मापने का कार्य करता है। और बीओडी में क्या था, ओनली जैविक के द्वारा, ओनली उसके बायोलॉजिकल के द्वारा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भी इसका मान किस में मापा जाता है, इसका मान मिलीग्राम लीटर के अंतर्गत क्या है, मापा जाता है। स्वच्छ जल कब माना जाता है, जब सीओडी की मात्रा कितनी होगी, 250 मिलीग्राम पर लीटर होगी, तो वह क्या है, अच्छा जल माना जाएगा या स्वच्छ जल माना जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया, तो ये भी आपको समझ में आएगा। बीओडी के अंतर्गत कितनी मात्रा बताई थी मैंने, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बीओडी के अंतर्गत 5 ppm से मापा जाता है। और डीओई के अंतर्गत कितनी मात्रा बताई थी मैंने कि 8 मिलीग्राम से अगर नीचे होगा तो दूषित माना जाएगा, और 4 मिलीग्राम से नीचे होगा तो वह बहुत ज़्यादा दूषित माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया। अगला आता है टीडीएस। इसके बारे में आप सभी को पता होगा, टीडीएस के बारे में, क्योंकि टीडीएस ये तो सब बच्चों के, आजकल जो हम घर पे आरओ लगवाते हैं तो ये नहीं बोलते भाई टीडीएस चेक करवा लो कैसा पानी है, नया समरसेबल लगवाते हैं ज़मीन के अंतर्गत तो उसको क्या बोलते हैं भाई, टीडीएस चेक करवा लो किस प्रकार का पानी निकला है। तो इसका मतलब क्या है, टोटल डिजोल्व सॉलिड्स, ये क्या कहलाएंगे, टीडीएस। टीडीएस तो मैंने बता ही दिया क्या होता है। टीडीएस के अंतर्गत क्या होता है, देखिए जितनी टीडीएस की मात्रा अधिक होगी उतना ही पानी क्या है, खराब होगा। टीडीएस की मात्रा अधिक होना, टीडीएस की मात्रा अधिक होना कहने का मतलब क्या है, उतना ही पानी की गुणवत्ता कम, पानी की गुणवत्ता कम। ठीक है, आपको खूब पता होगा आरओ वाला घर में आता है
तो या फिर हमको कई, मान के चलिए आपके घर में आरओ लगा हुआ है, 1 साल से आरओ लगा हुआ है, तो आपने जो शुरू में पानी करवाया था, अब क्या है आपके टेस्ट में पानी के में क्या है फ़र्क आना शुरू हो गया। तो आप आरओ वाले को बुलाते हो, तो आरओ वाला क्या बोलता है, जी आपका टीडीएस क्या है बढ़ गया था। तो आपका टीडीएस बढ़ गया था, बढ़ने का मतलब क्या है, तो जितना भी टीडीएस बढ़ेगा पानी का, तो उसके अंतर्गत जो गुणवत्ता है पानी की वो कम हो जाएगी या वो खराब हो जाएगी। तो ये बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, टीडीएस का बढ़ना पानी का खराब होना ये प्रभाव करता है। ठीक है, समझ गए होंगे ये सभी पदार्थ। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हमने इन सभी के बारे में पढ़ने की कोशिश करी और जानने की कोशिश करी। तो आगे चल के एक दो पॉइंट डायरेक्ट फैक्ट बताता हूँ कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे नोट डाल के आप लिख सकते हैं या पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है, कुछ डायरेक्ट फैक्ट है कि भारत की सबसे दूषित या प्रदूषित नदी कौन सी है, गुजरात की है अमलाखेड़ी। ठीक है, तो ये बोल सकता हूं भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी ये कौन सी बताई मैंने, गुजरात की है। ये गुजरात की कौन सी, अमलाखेड़ी, अमलाखेड़ी। तो ये सबसे दूषित है। ठीक है भाई, जो भूमिगत जल होता है, जो जमीन में का जल होता है, उसके प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन कौन से होते हैं, आर्सेनिक और फ्लोरिडा होते हैं। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं आप, भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन कौन से होते हैं, आर्सेनिक और फ्लोराइड। अब आप बोलोगे सर आर्सेनिक क्या होता है। देखो भाई, आर्सेनिक के बारे में पढ़ा भी होगा, फिर भी थोड़ा बता देता हूं। ये ना एक प्रकार का सफेद पाउडर की तरह क्या है, जहरीला पदार्थ होता है। ठीक है, सफेद पाउडर की तरह जहरीला पदार्थ होता है। आर्सेनिक जल पीने से क्या हो जाएगा, लोगों की डायरेक्ट मौत हो जाती है। और हिंदी के अंतर्गत इसको हम संख्या भी बोलते हैं। ये इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में संख्या बोला जाता है। और एक पाउडर जैसा ये जहरीला पदार्थ होता है। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से आर्सेनिक के बारे में भी पता चल गया हमने। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 3, या फिर पीछे ही बता देता हूं। जो आर्सेनिक है, इससे सबसे ज्यादा किस नदी को नुकसान हो रहा है, फिर ये बोल सकता हूं आर्सेनिक के कारण सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो झारखंड की दामोदर नदी। दामोदर नदी किसके द्वारा सबसे ज्यादा प्रदूषित हो रही है, आर्सेनिक के द्वारा, क्योंकि इस नदी के अंतर्गत आर्सेनिक जो है बहुत ज्यादा बहा जाता है। तो दामोदर नदी झारखंड की। ठीक है, तो इससे सबसे ज्यादा क्या है, ये प्रभावित हो रही है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में भी पढ़ने की कोशिश करी और धीरे धीरे जानने की कोशिश करी। अब बात आते हैं वर्ल्ड वाटर डे। तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। तो कई बार पेपर के अंतर्गत डायरेक्ट भी पूछ लेता है। ठीक है भाई, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस क्या है, मनाया जाता है। और सबसे पहला 1993 में पहला विश्व जल दिवस क्या है, मनाया गया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया गया था, 1993 के अंतर्गत क्या है, मनाया गया था। ठीक है, प्रस्ताव वैसे इसका कब रखा गया था, 1992 के अंतर्गत। आप सभी को पता है ब्राजील के अंतर्गत रियो में क्या हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत जो संयुक्त राष्ट्र जो कांग्रेस है, संयुक्त राष्ट्र की क्या है कॉन्फ्रेंस हुई थी,
उसके अंतर्गत क्या है, एजेंडा 21 का प्रस्ताव रखा गया था और एजेंडा 21 में इस दिवस को क्या है मनाने की बात की गई थी और इसमें बोला गया था कि जल प्रदूषण पर रोकथाम के लिए नए नए नियम बनाए जाएं और उपयोग बनाए जाएं। तो उससे ही ये क्या है शुरुआत हो गई थी। 1992 में ये प्रस्ताव रखा गया था और 1993 के अंतर्गत सबसे पहला हमने वर्ल्ड वाटर डे क्या है मना लिया था और उसी दिन से हम क्या है 22 मार्च से ही क्या है विश्व जल दिवस क्या है मनाना शुरू कर दिया गया था। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब कुछ मैं जल प्रदूषण के द्वारा किस किस प्रकार के रोग हो सकते हैं उन रोगों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट में लिख सकते हैं हम रोग। ठीक है, तो रोग तो वैसे देखिए कैडमियम सुना होगा आपने। कैडमियम से क्या होगा, डायरिया रोग हो जाएगा। तंत्रिका जो केंद्र की तंत्रिका तंत्र है ना उसको क्या है प्रभावित करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ रोग हैं, मैं वो लिखवा देता हूं। देखिए पारादूषित एक नाम सुना होगा आपने, मिनी माता। ठीक है, तो मिनी माता से क्या होता है, मिनी माता जो खाड़ी है उसमें क्या होगा, उसमें ना मछली के सेवन के कारण ये रोग होता है। तो पारा दूषित जिसको बोलते हैं, तो पारा से होने वाला रोग जिसको हम बोलते हैं मिनी माता रोग। ठीक है, पारा से होने वाला क्या है, मिनी माता। ठीक है भाई, फिर मैंने क्या बताया, कैडमियम। कैडमियम कैडमियम से क्या होगा, कैडमियम से इटाई इटाई रोग होता है। आपने नाम भी सुना होगा, इटाई इटाई रोग। इटाई इटाई रोग। ठीक है, इसको हम आउच आउच भी रोग बोलते हैं। आउच आउच रोग। आउच आउच रोग से मतलब क्या समझते हो कि हड्डियां जो होती हैं और जो जोड़ों का दर्द है वो इस रोग बोला जाता है। आउच आउच का मतलब क्या है, हड्डियों और जोड़ों का रोग। ठीक है, हड्डियों और जोड़ों का रोग। इसमें क्या होता है, ये ना फेफड़े जो होते हैं उसको क्या है प्रभावित करते हैं और इससे क्या है कैंसर होने का खतरा बना रहता है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं आउच आउच को, हड्डियों और जोड़ों का रोग। ठीक है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। फिर सीसा, लेड, इससे कौन सा रोग होता है, इससे जैसे कि अनीमिया हो गया, सिर दर्द हो गया, मांसपेशियों की शक्तियों का नुकसान होना या मांसपेशियों की शक्तियों का कमजोर होना, ये सभी रोग किसके अंतर्गत आ जाएंगे, इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, मांसपेशियों की शक्तियों का कम होना। क्लियर भाई। तो इस प्रकार से बहुत सारे रोग हैं, तो जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने देख लिए हैं। तो तो हमने आज का टॉपिक करने की कोशिश करी और मान के चलते हैं सभी बच्चों ने ये क्या है कर लिया होगा। और भाई बाकी हमने जितने भी टॉपिक किए हैं आपको प्लेलिस्ट के अंतर्गत मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।